फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। जब से रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ है तब से एक कॉमन पॉइंट सामने आ रहा है कि हो सकता है कि रशिया अब यूएस डॉलर की जगह रूबल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, तो उस वजह से यूएस डॉलर की ग्लोबल मार्केट में वैल्यूएशन कम हो सकती है। हो सकता है इस वजह से इंडियन रुपी भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो को हम लोग 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट होगा 1947 से लेकर अभी तक रुपी की एक ब्रॉडर हिस्ट्री कैसी रही है। दूसरा पॉइंट, रुपी के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तीसरा होगा, सॉल्यूशंस ऐसे कौन से हो सकते हैं कि रुपी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इंडियन इकोनॉमी पे। चौथा, मेरे व्यूज़ क्या हैं कि रुपी के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंडियन रुपी की वैल्यू एक यूएस डॉलर के बराबर होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय एक यूएस डॉलर 4.76 इंडियन रुपी के बराबर था। उस समय इंडिया में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकती है या फिर कंट्रोल करती है, उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय इंडियन रुपी को ब्रिटिश पाउंड से कंपेयर किया जाता था। एक ब्रिटिश पाउंड उस समय 13 इंडियन रुपीज़ के बराबर था और उसी समय एक ब्रिटिश पाउंड 2.73 यूएस डॉलर के बराबर था। सो अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 4.76 इंडियन रुपीज़ उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। 1967 में इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को फिर से डीवैल्यू करके एक यूएस डॉलर को 7.5 इंडियन रुपी के बराबर कर दिया। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? 1950 तक आते आते इंडियन गवर्नमेंट को डेवलपमेंट में काफ़ी खर्चा करना पड़ा, बट गवर्नमेंट की उतनी इनकम नहीं थी। सो उस समय इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी फॉरेन कंट्रीज से लोन लेना पड़ा। फिर 1962 में इंडिया चाइना का वॉर, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर, 1966 में ड्रॉट या सूखा पड़ने से इंडिया गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हुआ, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को रुपी को डीवैल्यू करना पड़ा। डीवैल्यूएशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में रुपी की वैल्यू को या फिर अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है, बट इंटरनली कंट्री के अंदर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, आपके 100 रुपये के बराबर ही रहेंगे, बट इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। सो जब गवर्नमेंट कम करती है उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। उसके बाद ऑयल क्राइसिस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी को फिर से डिवैल्यू किया और एक डॉलर उस समय 8.1 इंडियन रुपी के बराबर हो चुका था। 1974 से 1990 तक आते आते एक यूएस डॉलर 17.5 इंडियन रुपी के बराबर पहुंच चुका था। इसका मेन रीज़न था ऑयल क्राइसिस, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में कॉन्फिडेंस कम हुआ और उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्रीज से और लोन लेना पड़ा फॉरेन करेंसीज का। उस वजह से इंडियन रुपी की वैल्यू और गिर के 17.5 तक पहुंच चुकी थी। 1991 इंडिया के लिए एक बहुत बुरे सपने की तरह था। इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका था। इंडिया को ग्लोबल मार्केट में एक डिफॉल्टर डिक्लेयर करने की बात चल रही थी। उस समय 1991 में इंडिया का जो ओवरऑल रेवेन्यू था उसका 39% तो सिर्फ इंटरेस्ट था, जो इंडिया ने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा था। यानी अगर आप 100 रुपये कमाते हो उसमें से 39 रुपीज़ आपके चले जाएंगे सिर्फ इंटरेस्ट में। अभी आपका 61 रुपीज़ में आपको प्रिंसिपल भी निकालना है प्लस अपना खर्चा भी चलाना है। इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट सोवियत यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने की वजह से इंडिया को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था, जिस वजह से इंडिया का फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 7.8% तक रिड्यूस हो चुका था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व बचा था और इंडिया को अपना गोल्ड आईएमएफ के पास गिरवी रखना पड़ा था फॉरेन करेंसी लेने के लिए। इसके बाद इंडिया ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम छोड़ के फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है, उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। 1992 में एक यूएस डॉलर 25.92 इंडियन रुपी के बराबर था, बट 1992 से लेकर अभी तक रुपी डेप्रिशिएट होता चला गया और आज के टाइम में एक यूएस डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 75.9 इंडियन रुपी के बराबर हो चुका है। पहले जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था तब रुपी डीवैल्यू हो रहा था और उसके बाद जब से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम आया है तब से हम लोग रुपी को डेप्रिशिएट होना कहते हैं। डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन कब होता है? जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से रुपी की या करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, उससे डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन। अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अगर इंडिया को रुपी के अप्रिशिएट होने से फ़ायदा होगा तो उसके अगेंस्ट में दूसरी तरफ नुकसान भी होगा। पहले फ़ायदे देख लेते हैं।
अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो इंडिया में इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, तो लग्जरी गुड्स सस्ते हो जाएंगे, एजुकेशन सस्ती हो जाएगी, फॉरेन ट्रैवल सस्ता हो जाएगा। इंडिया में जो फ्यूल इंपोर्ट होता है वो सस्ता हो जाएगा। इंडिया में जो भी रॉ मटेरियल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट होता है वो सस्ता हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के लिए सस्ती हो जाएंगी। उसी के अगेंस्ट में इंडिया का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है आईटी और सर्विसेज के ऊपर। सो आईटी और सर्विसेज इंडिया में महंगी हो जाएंगी एक्सपोर्ट करना, जिस वजह से इंडिया की लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंडिया की लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकता है ज़ीरो हो जाए, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है इंडिया में। सो एक तरफ फ़ायदा है कि इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, दूसरी तरफ रुपये के अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा बहुत। इकोनॉमिस्ट हमेशा डिबेट करते रहते हैं कि करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक, क्योंकि ये एक ट्रेड ऑफ जैसी कंडीशन बन जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो करेंसी के स्ट्रांग होने या वीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है या वीक है। हम जापान का एग्जांपल ले लेते हैं। एक रुपी 1.6 येन के बराबर है। यहाँ पर येन वीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जापान की इकोनॉमी इंडिया से वीक है। ब्रॉडर वे में क्या सोल्यूशन होने चाहिए जिससे रुपये के अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने से इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट ना पड़े। अगर हम देखें, इंडिया का मेजर इंपोर्ट फ्यूल है, सो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना चाहिए, जिससे फ्यूल के इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। उससे रुपये के अप्रिशिएशन या डिप्रिशिएशन से ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जो कि एक मेजर फ्यूल का कंज्यूमर है। उससे फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, सो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। अगर आप इस बार का बजट देखो तो निर्मला जी ने जो बजट पोस्ट किया है इस बार, जो बजट प्रेजेंट किया है इस बार, वो मेन फोकस है टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग। सो गवर्नमेंट का ऑलरेडी फोकस उस तरफ है। इंडिया के एक्सपोर्ट का मेजर वेटेज है आईटी एंड सर्विसेज का। सो इंडिया को आईटी एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और फोकस करना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रही है। सो अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो इस बार की गवर्नमेंट जो हमारी है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर फोकस कर रही है, सो दैट कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इंपोर्ट या फिर कुछ एक्सपोर्ट, वो कम हो और डाइवर्सिफिकेशन हो। वो कहते हैं ना कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। अब एंड में मेरे व्यूज़ कि रुपये के अप्रिशिएट होने से स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रुपये के अप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो भी हैं उनको एक नुकसान होगा, बिकॉज उनका एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। जैसे कि आईटी एंड सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनीज जो भी हैं उनको नुकसान होगा। तो हो सकता है रुपये के अप्रिशिएट होने से आईटी एंड सर्विसेज कंपनीज के शेयर्स में एक प्रेशर देखने को मिले और वो थोड़े से करेक्ट हों। उसी के अगेंस्ट में इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो भी हैं, जैसे कि फ्यूल बेस्ड कंपनीज हैं, जैसे कि ज्वेल्स एंड ज्वेलरी बेस्ड कंपनीज हैं, उनको एक फ़ायदा होगा, बिकॉज उनके लिए इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा और उनके शेयर्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, इस वजह से उनके शेयर्स ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। सो ओवरऑल मार्केट में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर रुपये डेप्रिशिएट होगा तो इसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को फ़ायदा होगा और इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को नुकसान होगा। मेरे ख्याल से तेज़ी से रुपये के अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होने से स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, बट स्लोली अगर उसमें डेप्रिशिएशन या अप्रिशिएशन आता है तो स्टॉक मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी फोकस कर रही है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, सो दैट डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर से कम होके दूसरी चीज़ में डाइवर्सिफाई कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ मेरे व्यूज़ ऑन सर्टेन स्टॉक्स या इंडेक्स, कि कब बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट हो सकता है। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू सून।